हाँ भाई लोग चलो। तो अब है क्वेश्चन नंबर 6A। इसमें आपका भाई भाई दो पार्ट में ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, एक 3 मार्क्स का है और आपके एक 4 मार्क्स के, जो कि दो दो मार्क्स के हैं। 2 पॉइंट में आंसर देना रहेगा। चलो, तो अब ये आपका 7 मार्क्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आया हुआ है। ठीक है ना? ओके, चलो देख के ही समझ में आ रहा होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आया हुआ है। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, मिस्टर के ड्रा बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल 60 डेज। मिस्टर के ड्रावर हो चुका है, जो कि क्या करता है, ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज 60 डेज आफ्टर साइट टू मिस्टर जे। ओके, मतलब कि आफ्टर साइट। ओके, समझ में आया? एक बिल पेबल होता है आफ्टर साइट, और क्या होता है, बोलो। आपने पढ़ा होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल पेबल आपके किस पे होता है, बोलो। अकॉर्डिंग टू, बोलो, मेच्योरिटी पीरियड। जब आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 व्हेन बिल बी इज मेड पेबल आफ्टर साइट, तो मेच्योरिटी पीरियड फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल माना जाता है। बोलो, आफ्टर साइट। याद आया कि नहीं आया? चलो, नहीं याद, कोई बात नहीं। आगे देखो क्या दे रखा है, मिस्टर जे। ठीक है, मिस्टर जे होल्ड द बिल फॉर 30 डेज बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू एन। ओके, अच्छा, मतलब कि जो जे है भाई वो दिया गया, अब वो 30 दिन अपने पास रखा है। ठीक है, और 60 डेज का ये बिल मतलब पेबल है। ठीक है ना? लेकिन आफ्टर साइट। ओके, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। चलो, जे क्या कर रहा है, अब वो 30 दिन बाद कह रहा है 30 डेज, बिल फॉर 30 डेज बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू मिस्टर एन द ड्रावी फॉर एक्सेप्टेंस। मिस्टर एन एक्सेप्ट द बिल अपॉन प्रेजेंटेशन डिसाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 व्हेन डज द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बिल कमेंस। बताओ, कब से आपका बिल कमेंस हो जाएगा मेच्योरिटी पीरियड के लिए? तो आफ्टर साइड क्या है भाई, बिल को ड्रा किया मिस्टर के, ठीक है ना, और 60 डेज पेबल था, और वो टू मिस्टर जे, और मिस्टर जे होल्ड करता बिल 30 दिन, और बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू मिस्टर एन, अभी वो 30 दिन अपने पास रखा। अब जिस डेट को एन के पास ले जाएगा और उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, उसी डेट से वो कमेंसमेंट हो जाएगा, और उस डेट से लेकर के 60 डेज में पेबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो यहाँ पे आपको केवल ये कंफ्यूज करके मिस्टर जे को यहाँ पे ला दिया गया है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर साइट का कंसेप्ट लगा हुआ है। आफ्टर साइट का मतलब ही होता है जब वो एक्सेप्ट होगा, उसी डेट से क्या होगा, वो कमेंस माना जाएगा, और उस दिन से 60 डेज बाद वो मेच्योरिटी आएगा। ठीक है ना? तो जब एक्सेप्ट करेगा मिस्टर एन, ठीक है, 30 दिन तो पहले ही जा चुके हैं। ठीक है, उस रेट से 60 डेज में ये मेच्योर होगा। डिसाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 व्हेन डज द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बिल कमेंस इन एक्सेप्टेंस, जब देगा तभी से वो कमेंस होगा। ओके बेटा, चलो समझ में आया? आंसर देखो भाई, आंसर ये देखो दे रखा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 व्हेन बिल इज मेड पेबल, मतलब बिल आपका पेबल है आफ्टर साइड द मेच्योरिटी पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वही चीज लिखी हुई है, ऑफ द बिल बाय द ड्रावी। जब ड्रावी एक्सेप्ट करता है बिल को, उसी डेट से आपका मेच्योरिटी पीरियड कमेंस होती है। ठीक है ना? द पीरियड ऑफ होल्डिंग द बिल बाय द पेई before presenting it for acceptance does not affect the commencement of the maturity period. In the present case, Mr. K draw bill payable 60 days after sight in the favor of Mr. J. Although Mr. J kept the bill for 30 days before presenting it to N, the drawee the maturity period will not begin, मतलब कि आपका जो ड्रावी है मेच्योरिटी पीरियड विल नॉट बी बिगिन अंटिल द डेट ऑन विच Mr. N accept the bill. Therefore, maturity period of the bill commence from the date of acceptance by Mr. N. जब N को जब एक्सेप्टेंस देगा तभी से कमेंस होगा। कितना भाई, थोड़ा से केवल यहाँ पे ट्रिकी थे, बात को समझना था। जे का जो इसमें था वो थोड़ा से घुमाने के लिए दे दिया था। ठीक, चलो सेकेंड पार्ट 4 मार्क का दे रखा है। अ प्रोमिजरी नोट इज मेड पेबल एट अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ फिक्स डेट। कह रहा प्रोमिजरी नेट मेड नोट है जो कि मेड है पेबल एट अ स्पेसिफिक प्लेस,
ऑन स्पेसिफिक मतलब फिक्स डेट पे वो पेबल है। ओके, कोई बात नहीं, मतलब स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए ऑन अ फिक्स डेट। द होल्डर मिस्टर मोहन प्रेजेंट्स द नोट फॉर पेमेंट 2 days आफ्टर द ड्यू डेट। ओके, मोहन प्रेजेंट द नोट फॉर पेमेंट 2 days आफ्टर द ड्यू डेट बिकम ऑफ unforeseen circumstances decide each of the following as per the provisions of Negotiable Instrument Act 1881 does the delay in the presentation affect Mr. Mohan's right to recover the amount? क्या डिले करने पे मिस्टर मोहन्स का राइट किसी भी प्रकार से इफेक्ट करता है या नहीं? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन डिले इन प्रेजेंटेशन बी एक्सक्यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्ट? भाई लोग बताओ 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 बताओ। तो अब इसमें आपको भाई दोनों को क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें कह रहा है कि मिस्टर मोहन प्रेजेंट द नोट फॉर पेमेंट 2 days आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट से 2 दिन लेट कर दिया, उसकी वजह है अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। मतलब अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो गई, मान लो इमरजेंसी हॉलीडे आ जाता है, क्या आ जाता है, इमरजेंसी हॉलीडे आ जाता है, तो नेक्स्ट डे पेमेंट करना है। उससे लिए कोई भी प्रकार का मतलब भाई डिले से कोई अमाउंट इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई राइट टू रिकवर द अमाउंट, मतलब कि उस पे राइट पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे है तो, अगर इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है, नॉर्मल हॉलीडे है, तो उस केस में आपको ड्यू डेट से पहले देना पड़ता है, तो इस केस में रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें यस मतलब कि दोनों में आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपकी इमरजेंसी हॉलीडे है तो बाद में देने पे किसी भी प्रकार के अमाउंट में इफेक्ट नहीं होगा। अगर क्या है, हॉलीडे इन जनरल है, तो उस केस में आपके अमाउंट में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका अगर पता है कि हॉलीडे है तो उसके पहले आपको पेमेंट कर देना था। ठीक है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन डिले इन प्रेजेंटेशन बी एक्सक्यूज अकॉर्डिंग टू द एक्ट? अदर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आप वो सर्कमस्टांसेस जैसे कि हमने बता दिया हॉलीडे। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन सारे के सारे मतलब आपके केस बेसिस पे से हमने बता दिया। अब देखो क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब आपको फ्रॉड के बारे में बताना है, बिल्कुल बता सकते हो। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? स्टेट द इंटेंसेस इन व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिडेट। मतलब आप फ्रॉड करते हो तो किस किस सर्कमस्टांसेस में आपके कॉन्ट्रैक्ट नॉट वाइडेबल है और किस केस में वाइडेबल रहेगा। ठीक है ना, चलो अगर कोई भी पर्सन आपने पढ़ा होगा कोर्सियन अंडू इन्फ्लुएंस वगैरह, इन केस में यदि अंडू इन्फ्लुएंस है तो उस केस में वाइडेबल है एट द ऑप्शन आप भाई जिसको इन्फ्लुएंस किया उसके ऑप्शन पे है। और यदि क्या है, कोर्सियन पे बेस है, धमकी दे रहा है किसी को या कुछ भी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मतलब नॉट वाइडेबल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आपको देने पड़ेंगे, केस देने पड़ेंगे। ऑप्शन में क्वांटम मेरिट बताना है और क्या मतलब कि एक्सप्लेन करना है 4 केसेस ऑफ क्वांटम मेरिट के। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो रिवीजन कर लेना भाई, क्वेश्चन ये आ सकते हैं। आगे दे रखा 7 मार्क्स का है, मतलब आपको बताना डिस्टिंग्विश, मतलब ये 7 मार्क्स का, मतलब ये आपके लिए गुड लक था। मतलब पास्ट ईयर एग्जाम में जो ये आया था, उसमें जो भी एग्जाम दिए थे उनके लिए तो ये तो बहुत अच्छा था कि भाई हायर परचेज और सेल में डिफरेंस पूछ लिया, वो भी 4-5 मार्क्स का नहीं, 7 मार्क्स का। सोचो, सेल एंड हायर परचेज में डिफरेंस कितना आसान है भाई। 7 मार्क्स का है तो कम से कम 10-10 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक, चलो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप सेल्फ लर्न कर लेना, देख लेना। ठीक है, ओके।